Hello aspirant, I'm CP Jadon, your UGC Net Management Faculty and आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है ना। और उससे पहले हम रिकॉल करें तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो मिक्स होता है आपका किन चीज़ों का मिक्स होता है। बेसिकली डेट फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग, वेंडर फाइनेंसिंग, रिटेन अर्निंग फाइनेंसिंग, है ना। तो इन सब से मिलकर आप कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं और उन कैपिटल स्ट्रक्चर को आप कैसे बनाते हैं उसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज देखी थी। नेट ऑपरेटिंग नेट ऑपरेटिंग और नेट इनकम अप्रोच बाय डेविड डुरान, या ट्रेडिशनल थ्योरी, और या हम बात कर सकते हैं मोदिगिलियानी थ्योरी या ट्रेड ऑफ थ्योरी, जहाँ टैक्स को इंक्लूड करके हमने वो थ्योरी देखी थी, एमएम अप्रोच थ्योरी। तो उन सबको बनाकर हमने देखा था कि आप कैसे अपने कैपिटल मिक्स को आप बना सकते हैं, कितना कितना आपको डेट रखना है, कितना इक्विटी रखना है, वो सब हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। अब हम बात कर रहे हैं कि आपने डेट या इंटरेस्ट डेट या फिर आपने इक्विटी फाइनेंसिंग किया है, तो अब आपको कितना मिनिमम रिटर्न अर्न करना होगा, जिससे कि जो कॉस्ट है, जो आपके इन्वेस्टर आपसे रिक्वायर कर रहे हैं कि उन्हें इतना रिटर्न मिलना चाहिए, है ना। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कितना आपको कॉस्ट पड़ा है वो जो आपने फाइनेंसिंग इकट्ठा किया है उसके बदले में अब आपको कितना पैसा लग गया है ना। सो हम उसी को देखेंगे कि कितनी डेट डेट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है आपको। इक्विटी अगर आपने इकट्ठा किया है तो इक्विटी की आपको मिनिमम कितना कॉस्ट पड़ रहा है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट अ फर्म मस्ट earn on its investment to maintain its market value and attract fund. It represents the minimum return expected by investor, owner, shareholder और creditor. So हमारा क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? जो आपने मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो फर्म को अपने इन्वेस्टमेंट पे अर्न करना ही होता है, जिससे कि आपकी जो मार्केट में वैल्यू है वो बनी रहे, जिससे कि आप और फंड को अट्रैक्ट कर सकें। अगर आप जितना आपने इन्वेस्ट किया है उससे आप कहीं कम अर्न करेंगे तो मतलब क्या है, आप लॉस में हैं तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो आपको और पैसा नहीं देंगे। तो आपको क्या है, कम से कम मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न तो अर्न करना ही होता है जो आपके इन्वेस्टर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। व्हेन अ कंपनी रेज कैपिटल, जब एक कंपनी कोई कैपिटल रेज करती है थ्रू डेट और इक्विटी, आइदर थ्रू डेट और इक्विटी और रिटेन अर्निंग, इट इनकर कॉस्ट, तो उसमें कोई ना कोई कॉस्ट लगती है ना। डेट अगर आप डेट के थ्रू पैसा लेंगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। इक्विटी के थ्रू अगर आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो आपको जो कॉस्ट है वो डिविडेंड के फॉर्म में पे करनी होगी। इट्स अकर एट द कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द प्राइस पेड फॉर ऑब्टेनिंग फंड टू द फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट। तो जो आपको किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है ना, तो उसको आपको लिए पैसा इकट्ठा करना है, तो उसके लिए आप कितना पैसा चुकाएंगे वो होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो पैसा इकट्ठा करने में जो आपने कॉस्ट लगाया है ना, उसको बोलें कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसका मतलब क्या है? अ फर्म शुड ओनली एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट दैट आर एक्सपेक्टेड टू अर्न अ रेट ऑफ रिटर्न हायर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आप हायर अर्न करेंगे तभी तो आप प्रॉफिट फॉर्म में रहेंगे। इफ़ द रिटर्न इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट विल बी रिड्यूस द फर्म वैल्यू। सो बेसिकली जो आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का होता है, जहाँ पर आपकी जो अगर आप प्रॉफिट उसी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करिए जहाँ पर चांसेज हैं आपके हायर रिटर्न के। किससे ज़्यादा हायर आपका रिटर्न होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आपका रिटर्न हायर होना चाहिए, जिससे कि आप प्रॉफिट सेंस में रहें। रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रिस्क। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क। डायरेक्टली जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डायरेक्ट टू रिलेटेड क्या है? रिस्क है, क्योंकि जितना रिस्क होगा उतना ही क्या होगा आपके साथ हायर कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है। हायर रिस्क एसोसिएट विद द फर्म और अ प्रोजेक्ट लीड टू हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड ग्रेटर रिटर्न फॉर टेकिंग रिस्क। अगर लोग ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो आपसे डेफिनेटली ज़्यादा रिटर्न की वो एक्सपेक्टेशन रखेंगे। सो ये क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल डायरेक्टली रिलेशन रखता है किसके साथ? रिस्क के साथ। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इन्फ्लुएंस करते हैं? करेंट मार्केट कंडीशंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी, रिस्क प्रोफाइल, टैक्स रेट,
वॉल्यूम ऑफ फाइनेंसिंग, कितना पैसा आप इकट्ठा करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आपके डिसीजन में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है, वो सब भी क्या करते हैं, फैक्टर अफेक्ट करते हैं आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, है ना। टैक्स भी बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटर्मिनेशन में, है ना। तो ये सब क्या है, फैक्टर जो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है, आप क्यों ऐसा इसे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, है ना। फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, हेल्प डिटरमाइन वेदर अ प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। अगर आप जो प्रोजेक्ट है उसका आप असेसमेंट ही नहीं करेंगे कि कितना आपको उसमें कॉस्ट लग रहा है ना, और उस कॉस्ट से आप ज़्यादा पैसा अर्न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आप अर्न कर पाएंगे तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का काफ़ी बड़ा रोल होता है। वैल्यूएशन यूज टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द फर्म और द प्रोजेक्ट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अभी हम ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग्स ये हम अपने 5th यूनिट में भी देखेंगे आगे जाके। यहाँ हम 4-5 मेथड स्टडी करेंगे कि आप कैसे डिसाइड करते हैं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है वो हम 5th यूनिट में देखेंगे। अब देख लेते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पर 2 तरीके की कॉस्ट को डिटरमाइन करना है, कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ डेट इज अ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दैट अ कंपनी pays on its borrowed funds such as bond, debenture or long-term loan. It represents the return expected by the lender and it's an important component in calculating the overall cost of capital. So cost of debt क्या है, एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है जो एक कंपनी को देनी होती है जितना उन्होंने या तो बॉन्ड, डिवेंचर या लोन ले रखा होता है, उसके एवज में उनको पैसा देना होता है। तो अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ डेट की, तो प्री टैक्स, टैक्स से पहले क्या उसकी वैल्यू होगी, कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल्स टू जितनी इंटरेस्ट आपका इनकर्ड हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल डेट, इसको बोलते हैं हम प्री टैक्स। और पोस्ट टैक्स क्या है, टैक्स को पे करने के बाद। सिंस इंटरेस्ट एक्सपेंस इज टैक्स डिडक्टेबल, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स सेविंग इज, जितना भी सेम फार्मूला है, बस 1 माइनस इफेक्टिव टैक्स रेट आपको यहाँ पे करना होता है। और ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं दोनों, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो प्री टैक्स क्या है, जब टोटल इंटरेस्ट जितना इनकर्ड हो रहा है डिवाइड बाय टोटल डेट मल्टीप्लाई बाय 100। अगर पोस्ट टैक्स की बात करें, टैक्स पे करने के बाद की बात की जाएगी, सो अगर उसे क्या बोलेंगे, 1 माइनस इफेक्टिव टैक्स रेट बोलेंगे। सो अगर न्यूमेरिकल देखें, एक फर्म है उसने एक लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है और एक बॉन्ड ले रखा है 200 का, और उन पर कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं पर एनम, बॉन्ड पे 4%, वो लोन पे 4% और बॉन्ड पे 5%। सो अगर हम प्री टैक्स देखेंगे तो इसमें क्या टोटल इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, 100 का 4%, 24% इक्वल्स टू 14 रुपीज़ वो टोटल इंटरेस्ट इनकर कर रहे हैं। तो और टोटल डेट कितना होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे डिवाइड बाय 300। सो प्री टैक्स देखेंगे 14 डिवाइड बाय 300, सो अप्रोक्सीमेट कितना कॉस्ट ऑफ डेट निकल के आया प्री टैक्स 4.6%। और कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स में देखेंगे तो इसी में हम क्या करेंगे, इफेक्टिव टैक्स रेट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। सेम फार्मूला रहेगा, बस इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो गया, 1 माइनस इफेक्टिव टैक्स रेट। तो इतने फार्मूले की वैल्यू तो हमें पता है 4.6 है। अब 1 माइनस इफेक्टिव टैक्स रेट, तो 1 माइनस इफेक्टिव टैक्स रेट कितना है हमारा, इफेक्टिव टैक्स रेट इज 30%, तो माइनस 30%, तो पोस्ट टैक्स कितना आ गया 3.2%। इसी तरीके की न्यूमेरिकल आपके सवाल में पूछे जाते हैं, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर हम सो दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट ऑफ डेट, और नाउ वी विल सी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट अ कंपनी मस्ट अर्न ऑन इट्स इक्विटी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन मार्केट वैल्यू एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टर। अब क्या है कि जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है कंपनी को जो इक्विटी फाइनेंस पे पे करनी होती है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट अ कंपनी मस्ट अर्न ऑन इट्स इक्विटी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन इट्स मार्केट एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। सो इक्विटी कैपिटल कैन बी रेज्ड थ्रू, 2 तरीके से आप इसको रेज कर सकते हैं। कौन कौन सा, इंटरनल अक्रल रिटेन अर्निंग के थ्रू, और न्यू इशू, आप नए शेयर जारी करके भी अर्न कर सकते हैं। सिंस द
float since new issue may involve floating cost such as underwriting, investment, administrative expense. However, for simplicity, if the floating cost is ignored, अगर आप floating cost को ignore कर देंगे तो retained earning और जो हमारे cost of new issue है उसको हम सेम ही मान लेते हैं. सो अगर इसके मेथड देखें कौन कौन से हैं कैलकुलेट करने के कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, वो हैं कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल CAPM, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई CAPM की, बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एंड अर्निंग प्राइस रेशियो. सो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है वो है कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल. तो अब इसको देख लेते हैं क्या होता है. सो कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल, यहाँ पे क्या होता है, ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और सीधा सीधा यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या तो ये फार्मूला ही पूछ लेंगे आपसे. यहाँ बीटा क्या होता है, RM क्या होता है, RM माइनस RF को क्या बोलते हैं, तो इसको प्रीमियम बोलते हैं, है ना. सो अगर हम देखें, सो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, RF क्या होता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है. बीटा ऑफ कंपनी ये मार्केट रिस्क और सेंसिटिविटी को मेजर करता है. एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी इन कैपिटल मार्केट. बीटा इज बेस्ड अपॉन चेंज इन रिटर्न ऑन द कंपनी शेयर रिलेटेड टू द चेंज इन रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो. ऑल्दो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें इस फॉर्मूले पर मेन फोकस रखना है. सो RF इज रिस्क फ्री रिटर्न, बीटा इज बीटा क्या है, सॉरी RE क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी है, और RF क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न, RF लगा ना, रिस्क फ्री रिटर्न. बीटा ऑन कंपनी स्टॉक्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो. RM क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न, और इसको बोलते हैं रिस्क फ्री रिटर्न, और इन दोनों के डिफरेंस को ही बोलते हैं मार्केट प्रीमियम. कभी कभी मार्केट प्रीमियम वर्ड का इस्तेमाल देंगे, वो RM माइनस RF आपको नहीं बताएंगे, वो सिर्फ रिस्क मार्केट प्रीमियम बोल देंगे. तो आपको पता होना चाहिए कि इस फैक्टर को बोलते हैं मार्केट प्रीमियम. सो दिस इज एसेट कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल, जहाँ पे बीटा क्या है, सेंसिटिविटी को इंडिकेट कर रहा होता है. हायर बीटा होगा तो मतलब हायर सेंसिटिविटी है, ठीक है. और आपके जो कह सकते हैं जो रिटर्न है उसमें भी क्या है, आपका फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा. सो दिस इज न्यूमेरिकल. रिस्क फ्री रिटर्न इज 12%, RF की वैल्यू 12% हो गई, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब RM, एंड बीटा ऑफ द कंपनी इज 1.50. इन सबको रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 18%. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो गया, 18% हो जाएगा यहाँ पे. वही हम देखें बॉन्ड यील्ड रिस्क प्रीमियम अप्रोच. सो बॉन्ड यील्ड रिस्क प्रीमियम अप्रोच क्या कहता है कि अंडर दिस अप्रोच इक्विटी रिस्क प्रीमियम इज एडेड टू द टू द यील्ड ऑन फ्रॉम लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड में उसको आप ऐड कर देंगे. तो ऐड करने पर जो आपका वैल्यू आएगी उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच में आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यहाँ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आप कैलकुलेट करते हैं. फिर है हमारा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल TGM अप्रोच. दिस अप्रोच अज्यूम दैट करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म इक्विटी इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय द फर्म डिस्काउंटेड एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. सो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है या कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कितना होता है, फ्यूचर डिविडेंड आप कितना देने वाले हैं, और आपका प्रेजेंट क्या आपके जो शेयर का प्राइस चल रहा है मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ. सो करेंट मार्केट प्राइस, डिविडेंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर ईयर. इन दोनों फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है, बस इस फॉर्मेट में इसको पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए मैं इसको यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ. तो ये है हमारा डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच मॉडल. एंड देन वी हैव अर्निंग प्राइस EP रेशियो. तो आप नाम से ही समझ रहे हैं, एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर फॉर नेक्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. सो इन सब में अगर हम बात करें तो हमारा जो पहला मॉडल है कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इस चारे फार्मूला आप याद करके रखिएगा. फिर है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. तो प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नेट प्रॉफिट.
नेट प्रोसीड क्या है कि कितने में आपको एक्चुअली कॉस्ट पड़ा है ना, अपने शेयर के लेके, वो प्रेफरेंस शेयर को लेते हुए। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी इशूड 2000 irremediable preference share at 8% फेस वैल्यू इज 50%। जो आपकी उस पर जो फेस वैल्यू है आपके डिविडेंड, वो प्रेफरेंस शेयर को कितनी, 50 रुपीज़ है एट 4% डिस्काउंट। तो कितने पर डिस्काउंट मिल रहा है आपको, 4% डिस्काउंट मिला है। तो 50 का आपने 4% निकाला तो 2 आया, और तो टोटल आपने कितने में सेल किया है, 4% डिस्काउंट पर सेल किया, तो मतलब 50 माइनस 2, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितना है हमारा, 48 है ना। तो तो नेट प्रोसीड कितना हो गया हमारा, 48 हो गया। और 4 कहाँ से आया कि कितना डिविडेंड आप पे कर रहे हैं, तो 8% पे कर रहे हैं आप। तो 50 का एक की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो 50 का 8% हम निकाल लेंगे तो कितना आया, 4 आ गया। ठीक है, तो और एक शेयर पे हमें कैलकुलेट करना है, 2000 पे हम शेयर कैलकुलेट नहीं, वो 20,000 पे हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो 4 डिवाइडेड बाई 48, 8.33 रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ गया किसके लिए, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए। और वहीं हमारा स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है, कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है। So specific cost of refers to the cost associated with particular source of capital, that's the cost of equity। इसके कंपोनेंट क्या है, डेट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग। वहीं हमारे अगर हम बात करें कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो कंपोजिट कॉस्ट ऑफ हर किसी में अपना एक वेटेड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि हम इफेक्टिव जो कॉस्ट रेट है वो निकल के आ सके। जैसे कि अगर हम DWDP क्या है, वेटेड ऑफ डेट, कितना डेट वेटेज रख रहा है, कितना प्रेफरेंस शेयर का वेटेज है, कितना रिटेन अर्निंग का, ठीक है। और वहीं KD इज कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इन सबको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे उनके वेटेज के साथ, और जो फाइनल कॉस्ट निकल के आएगी उसी को हम बोलते हैं वेटेज एवरेज कॉस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सपोज अ फर्म हैज़ 20% डेट एंड 80% इक्विटी। सो इनका क्या है, वेटेज निकल के आगे कितने परसेंट है, 100% में आपका 20% आपका इक्विटी डेट है और 80% आपकी इक्विटी है। सो कॉस्ट ऑफ डेट इस कितनी है, 10%, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है हमारा, 50, वो 15%। तो अगर वेटेज एवरेज कॉस्ट की हम बात करें तो कितना होगा, कितना वेटेज रख रहा है डेट हमारा, 20%, तो 20 इंटू 10 प्लस इक्विटी कितना है, 80% मल्टीप्लाई बाय 15, तो वेटेज एवरेज कॉस्ट कितना आ गया हमारा, 14%। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास, जहाँ हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, और इसे हम दो कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्री टैक्स एंड पोस्ट, प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स। प्री टैक्स में हमारा टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल डेट, तो ये प्री टैक्स हो गया डेट, वो कॉस्ट ऑफ डेट। और पोस्ट टैक्स में 1 माइनस इफेक्टिव टैक्स रेट का मल्टीप्लाई करेंगे। वहीं इक्विटी में देखेंगे तो CAPA मॉडल, डिविडेंड मॉडल, अर्निंग शेयर मॉडल एंड बॉन्ड यील्ड प्लस प्रीमियम अप्रोच। तो ये सब था हमारे आज के लेक्चर में, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।